हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं बच्चों आपके लिए लेके आया हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने बच्चे जेई, नीट या फिर स्कूल फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, अगर उनको केमिस्ट्री के किसी ब्रांच में सबसे ज्यादा बच्चों प्रॉब्लम होती है तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने का रीजन ये नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने का रीजन बेटा ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप ऑर्गेनिक में लॉजिक सही से अप्लाई नहीं कर पाते हो तो कभी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यही रीजन है कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का इतना फेयर करते हैं कि वे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन इजी हो टफ हो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आप भी ऑर्गेनिक के लॉजिक से घबराते हो और आपके भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं या फिर इन प्रॉब्लम से खुद को दूर रखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में बेटा हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक के आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम उनको देखने वाले और उनको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बेटा बैठ जाइए और जैसे जैसे हमारी ये सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जो भी आपके, चाहे वो बेसिक प्रॉब्लम हो चाहे वो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, ये सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लैब में बनाने के लिए जैसी रिएक्शन होती है, ठीक वैसी रिएक्शन कहां होती है बेटा? आपकी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज बहुत ज्यादा है। आप सुबह से लेकर के रात तक जो मैक्सिमम चीजें देखते हो बेटा वो कैसी है? ऑर्गेनिक है। ठीक है, आप सुबह उठ के टूथपेस्ट यूज करते हो, अगर करते हो तो ये क्या बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रात में सोने से पहले आप जो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हो बेटा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो क्लोथ यूज करते हो, आप जो शूज यूज करते हो, ये सब क्या बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटा किस पे बेस्ड है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। आप कोई वर्क करते हो तो उसका रीजन क्या है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स नाम के कुछ सब्सटेंसेस को कंज्यूम किया है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप कोई चीज देख पाते हो, इसका रीजन क्या है कि आपकी आंखों में रेटिनल नाम का एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड्स भी क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और आपने जो इतनी अच्छी बॉडी बना के रखी है उसका रीजन क्या है कि प्रोटीन नाम के सब्सटेंसेस को आपने क्या किया है? कंज्यूम किया है, और प्रोटीन भी क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? बढ़ जाती है। तो चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो ये बात बेटा उस समय की है when people were under the influence that there are only two types of compounds। अगर आप कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो कहा जाता था कि कंपाउंड केवल और केवल दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? कहा गया कि एक कंपाउंड आपके पास होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे कौन से होंगे बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा उनको गया बेटा कि दोस कंपाउंड्स which were directly or indirectly isolated from the waste of living organisms were named as organic compound। ठीक है, the name organic was given because of that reason that these compounds were directly or indirectly isolated from the waste of living organisms। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइसोलेशन कर सकते हैं, कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। क्या कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है, जैसे यूरिया। यूरिया वाज अ वेरी वेल नोन फर्टिलाइजर। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला बताएगा? गुड, NH2CO NH2। ठीक है, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यूरिया का फॉर्मेशन कहां से होता था बेटा? यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता था मैमल्स के वेस्ट से। क्योंकि इसका फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया जा रहा है, इसीलिए यूरिया क्या था बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास हो गया एसिडिक एसिड CH3COOH। एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कहां से किया गया? एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन किया गया कहां से बेटा? विनेगर से। कहां से हुआ? विनेगर से। और भी कंपाउंड थे, मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं बेटा? मार्स गैस, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आइसोलेशन हुआ है, कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ऐसे कंपाउंड को ही क्या नाम दे दिया गया बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया। और ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है उनको क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ऑल द कार्बोनेट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, गुड, बाइकार्बोनेट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स लाइक अमोनियम साइनेट, NH4CnO एंड एटसेट्रा।
ठीक है। तो केवल कितने तरह के कंपाउंड बताया गया बेटा? दो तरह के। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। Those compounds which were directly isolated from the waste of living organisms, directly or indirectly isolated from the waste of living organisms, are named as organic compounds. और जो ऑर्गेनिक नहीं है उनको क्या कहा गया? इनऑर्गेनिक कहा गया। ठीक है। अब बेटा उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। बर्जीलियस का जो नाम था बेटा केमिस्ट्री की फील्ड में वो बहुत बड़ा है। ठीक है। कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, कंपाउंड के बारे में जो मैक्सिमम थ्योरीज थी वो बर्जीलियस ने दी थी। और बर्जीलियस का क्योंकि नाम इस फील्ड में बहुत बड़ा था तो बर्जीलियस ने क्या कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है कंपाउंड क्या है? कंपाउंड्स आर मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट आपस में मिक्स करेंगे, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनको आपस में कनेक्ट रखने के लिए, बाइंड रखने के लिए कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। बर्जीलियस ने कहा कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज अ मिस्टीरियस फोर्स। और उसका नाम इन्होंने क्या बताया? कहा कि ये जो मिस्टीरियस फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वाइटल फोर्स। क्या बोलेंगे? वाइटल फोर्स। अब इस वाइटल फोर्स की खास बात ये थी कि इन्होंने कहा कि दिस वाइटल फोर्स इज ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाइटल फोर्स केवल और केवल कहां मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो कभी भी किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो केवल और केवल कहां मिलता है बेटा? ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। मतलब केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आइसोलेशन से ही बन सकता है। किससे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइसोलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कभी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे। ये कहना किसका था बेटा? बर्जीलियस का। और इस थ्योरी का नाम क्या था? बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। अब क्योंकि बर्जीलियस का नाम केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की फील्ड में बहुत बड़ा था, तो जब बर्जीलियस ने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी दी तो इसको आसानी से क्या मिल गई बेटा? एक्सेप्टेंस मिल गई। और कहा गया कि जो बर्जीलियस कह रहे हो बिल्कुल कैसा है बेटा? सही है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या बेटा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोलर। वोलर वाज अ फ्रेंच केमिस्ट। ठीक। ये कर क्या रहे थे? इन्होंने बेटा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया दैट वाज अमोनियम साइनेट NH4CnO। क्या है ये? इट इज अमोनियम एंड CnO मींस साइनेट। वेरी गुड, अमोनियम साइनेट। और ये कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। कर क्या रहे थे? वो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हीटिंग कर रहे थे। और हीट करते समय हुआ क्या बेटा कि ये कंपाउंड एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया और यहां से बन गया एक नया कंपाउंड। कौन सा? NH2CO NH2। और ये कंपाउंड बेटा कौन सा है? इट इज यूरिया। और यूरिया को जरा देख के बताइए ये क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बेटा है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बड़ा धक्का लगा अभी बर्जीलियस की थ्योरी को। क्यों? क्योंकि इनका कहना क्या था कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन एवर बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी बाय टेकिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई साहब ये तो हो गया यार। बर्जीलियस की थ्योरी को बहुत धक्का लगा, लेकिन बेटा बात फिर से वही है। बर्जीलियस का नाम कंपाउंड के फील्ड में इतना बड़ा था कि एक एक्सीडेंट के बेसिस पर बर्जीलियस की थ्योरी को गलत नहीं कहा गया। कहा चलिए हो सकता है कि एक्सीडेंटली यहां मिस्टीरियस फोर्स का कुछ चेंज हो गया हो जिससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। लेकिन जब वोलर ने यूरिया का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब क्या है कि यूरिया वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी बाय टेकिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है। अब जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा कोल्ब। कोल्ब कर क्या रहे थे? इन्होंने लिया कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर दैट इज इनऑर्गेनिक मिक्सचर। और जब इन्होंने इसको पास कराया कहां से? इलेक्ट्रिक आर्क से। कहां से पास कराया बेटा? इलेक्ट्रिक आर्क से। उसके बाद इन्होंने कराया इसका ऑक्सीडेशन। तो हुआ ये कि आपका जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर था वो ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CH3COOH में। और ये क्या है बेटा? इट इज एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। मिक्सचर कैसा था? इनऑर्गेनिक। आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा है? ऑर्गेनिक। अब तो बेटा प्रॉब्लम शुरू हो गई यहां से। क्यों? क्योंकि एक कंपाउंड के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब तो लाइन लगना स्टार्ट हो गई। पहले यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्थिलॉन। ठीक है। ये कर क्या रहे थे? इन्होंने भी सेम वही मिक्सचर लिया। कौन सा? मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जब इन्होंने इस इनऑर्गेनिक मिक्सचर पे रिएक्शन कराई तो यहां से एक नया कंपाउंड में मिला, और वो कंपाउंड कौन सा था बेटा? मार्स गैस। दैट इज कॉमनली नोन एज
मीथेन, ठीक है, जिसको हम आईयूपीएसी में क्या नाम देते हैं बेटा, मीथेन। तो ये सारे जो आपके पास कंपाउंड हैं ये कैसे हैं, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका फॉर्मेशन हमने कहां से किया है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया है। तो इस तरह से बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो क्या हो गई, कोलैप्स कर गई। तो एक बार बच्चों याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहा इसीलिए जाता था कि दीस कंपाउंड्स वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो बेसिक कॉज था इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलने का वो कैसा हो गया, कोलैप्स कर दिया। तो आज भी याद रखना बेटा, आज भी हम लोग इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने क्या किया है, इसका ऑर्गेनिक नाम यूज किया है ड्यू टू देयर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन आपको याद रखना है कि द बेसिक कॉज बिहाइंड द नेम ऑफ ऑर्गेनिक इज लॉस्ट। ठीक है, यहां तक आया बेटा समझ में? अब बर्जीलियस की वाइटल थ्योरी तो कोलैप्स हो गई, तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कुछ केमिस्ट ने क्या कहा बेटा कि एक काम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग कार्बन। तो कहा गया कि कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कौन, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन लिख लीजिए आप, कार्बन और उसके कंपाउंड लिख लीजिए एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, जो कार्बन से बनते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक काम करते हैं कि कार्बन और उनके कंपाउंड को क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आपको पता है कि ये जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है। क्यों? ऑल द कार्बोनेट्स आर हैविंग कार्बन, ये कैसे हैं, इनऑर्गेनिक, इसके पास भी तो कार्बन है। ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर आल्सो हैविंग कार्बन, लेकिन ये भी कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइनेट्स आर आल्सो हैविंग कार्बन, लेकिन ये भी कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देयर आर सो मेनी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग कार्बन बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने की सेकंड थ्योरी थी बेटा, वो भी कैसी हो गई, कोलैप्स कर गई। कैसी हो गई बेटा, कोलैप्स कर गई। तो अब फिर से क्वेश्चन वही है, किसको बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो आज के समय में जो बेटा मॉडर्न डेफिनेशन चलती है वो क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स। और बेटा हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसको बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब जिसका फॉर्मेशन किससे होता हो बेटा, ऑर्गेनिक, जिसका फॉर्मेशन किससे होता हो बेटा, हाइड्रोकार्बन से। किससे होता हो, हाइड्रोकार्बन से। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो चलिए हम लोग जरा हाइड्रोकार्बन को भी चेक करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या पढ़ना बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जरा ये भी समझिए। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो वर्ड इज टेकन फ्रॉम गुड हाइड्रोजन एंड आपको दिख ही रहा है सेकंड आइटम कौन सा है, कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जहां पर केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होंगे क्या होंगे, डेरिवेटिव्स, मतलब जिनका फॉर्मेशन हम किससे करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन को किससे करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन से करते हैं। अच्छा, कौन कौन से डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और इसके अलावा भी दूसरे आइटम प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन डेरिवेटिव का कोई एग्जांपल बताएगा? गुड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है बेटा, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। ठीक, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, अमाइन्स, अमाइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट, ये सब क्या है बेटा, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन को समझ गए तो आप उसके डेरिवेटिव्स को भी अच्छे से समझ जाओगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में इनके डेरिवेटिव्स का भी आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी डेरिवेटिव हो हाइड्रोकार्बन का, उसका जो पेरेंट होता है वो कौन होगा, उसका हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन। आपने एल्कोहल लिया फॉर एग्जांपल CH3OH, तो उसका जो पेरेंट आपका मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा, CH4। कौन होगा बेटा, CH4। आपने इथेनॉल लिया तो इथेनॉल का जो पेरेंट मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा बेटा, इथेन। तो इसी बेसिस पे हम लोग वहां पर क्या सिलेक्ट करेंगे, वर्ड रूट सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चेक करेंगे। ठीक है, तो जब आईयूपीएसी नेमिंग की बात आएगी तो हम वहां पर ये भी देखने वाले हैं। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं, ताकि आगे जब कभी भी हाइड्रोकार्बन हमको दिखे तो हम उसको देख करके पहचान जाए कि ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेटा दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के हैं,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से बेटा दो टाइप? फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। कौन से बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं ओपन चेन? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें किसी तरह की क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और रिंग बनने के लिए फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल के बीच में, लास्ट एटम के बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग होना जरूरी है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन में किसी तरह की बॉन्डिंग ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल आपके पास है बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। जरा देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड कार्बन, क्या फर्स्ट और लास्ट कार्बन के बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग है? नहीं है। तो क्या क्लोज रिंग आपके पास बनने वाली है? नहीं बनेगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसीलिए हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को दूसरा क्या नाम देंगे बेटा? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सेकंड टाइप कौन सा होगा? कौन सा होगा तो बताओ? सेकंड टाइप इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन से? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम और क्या नाम देंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड। और इन्हीं को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, अगर आपके पास एक क्लोज रिंग बन जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ फर्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल नहीं होगा, फर्स्ट और लास्ट एटम नहीं है आपके पास, किसी ना किसी एटम के बीच में कुछ इस तरह से कनेक्शन है कि रिंग कैसी हो गई है? क्लोज हो गई है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल देंगे बेटा? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे इसी तीन कार्बन एटम के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बनाए यहाँ CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक क्या ले लेते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2। तो जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या इस बार एक क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है? तो अगर कोई क्लोज रिंग बनेगी तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इनकी नेमिंग हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले अभी काम करते हैं हम लोग एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो अब बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का फर्दर क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को बेटा हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसको अभी उसमें से चेक करेंगे, पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है? तो कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सेकंड कौन से बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चल रहा है सैचुरेटेड मींस क्या? कि सारी वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड है। लेकिन किससे? कह रहा है कि अगर कार्बन सारी वैलेंसी अपने सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड करता है। किससे? सिग्मा बॉन्ड से। किसके बीच में? कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो एक और आपके पास बॉन्ड मिलेगा। कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब में कॉमन चलेंगे। ठीक है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन बोलने के लिए आपके कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी होना चाहिए, और वो कौन सा है बेटा? हाइड्रोजन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करोगे? दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स इन व्हिच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आपको एक बात पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स आर स्टेबल इन नेचर। और केमिस्ट्री में बच्चों एक नारा चलता है, कौन सा? कौन सा? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। स्टेबिलिटी बढ़ाओगे एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम करोगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं? स्टेबल है। अगर सिग्मा बॉन्ड स्टेबल है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? कैसा होगा? लेस रिएक्टिव। और इसीलिए हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक दूसरा नाम देते हैं। कौन सा? दे आर कॉमनली नोन एज पैराफिन्स। क्या बोलेंगे बेटा? पैराफिन्स। क्या होते हैं पैराफिन्स? पैराफिन्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक पैरम और दूसरा एफिन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिन्स? एफिन्स मींस एफिनिटी। और एफिनिटी का बेसिक मतलब ये क्या होता है बेटा? रिएक्टिविटी। क्या मतलब होता है? रिएक्टिविटी। एंड पैरम मींस वेरी लो। इसका मतलब
those open chain hydrocarbons which are very less reactive in nature are known as paraffins। उनको क्या बोलेंगे? पैराफिन्स। और IUPAC ने इन्हीं पैराफिन्स को नाम क्या दिया बेटा? एल्केन्स। क्या नाम दिया है? एल्केन्स। ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दे हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ गुड CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। n की वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यू है। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या बनेगा? CH4। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा बेटा? C2H6। तो इस तरह से हम लोग एल्केन्स में n की वैल्यू चेंज करते चले जाइए, आपको अलग-अलग एल्केन्स मिलते चले जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? एक बात बच्चों और याद रखिएगा कि जितने भी एल्केन्स होते हैं, एल्केन के लिए हम लोग एक सफिक्स वर्ड यूज करते हैं, और वो सफिक्स क्या है आपका बेटा? एन। सफिक्स क्या है? एन। सफिक्स होता क्या है हम लोग IUPAC नेमिंग में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको सफिक्स आपको एल्केन मिलेगा, उस एल्केन की नेमिंग में हम लास्ट में क्या ऐड करने वाले हैं बेटा? एन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है क्या सर, हमेशा हम कंपाउंड मॉलिक्यूल को देख करके ही बताएंगे कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। हां, लेकिन इसके अलावा जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बेटा अगर हम कंप्लीट कंबशन कराएं, कंप्लीट कंबशन मतलब एक्सेस ऑक्सीजन हो आपके पास, है ना? तो अगर आप कंप्लीट कंबशन कराओगे तो यहां से आपको प्योर ब्लू फ्लेम मिलेगी। तो अगर आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंबशन कराओ और आपको प्योर ब्लू फ्लेम मिलना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि वहां पर कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में जो आप LPG सिलेंडर यूज करते हो, LPG सिलेंडर को यूज करते समय आपका अगर वो स्टोव साफ है तो आपको वहां हमेशा प्योर ब्लू फ्लेम मिलेगी। और ये जो प्योर ब्लू फ्लेम है, ये क्या शो करती है कि आपकी LPG में जो गैसेस है वो कौन सी है? कौन सी है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और हमको पता है कि LPG में क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन। तो इस तरह से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। यहां तक बच्चों आया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जहां पर सिग्मा बॉन्ड तो हो, लेकिन सिग्मा के साथ कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? पाई बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? सिग्मा और पाई दोनों। और पाई बॉन्ड बनने के लिए एक बॉन्ड से ज्यादा होने चाहिए। मतलब यहां पर क्या होगा बेटा? मल्टीपल बॉन्डिंग शुड बी देयर। क्या होनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्डिंग। और मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या? या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो दोनों। इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेटा हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। लेकिन उससे पहले जरा एक बात और देखिए, हम लोग को पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो स्टेबल है, लेकिन पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर गुड रिएक्टिव इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? दे आर गुड रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और इसीलिए एल्कीन और एल्काइन की जब कभी भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, वहां पर पाई बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक होता है और तुरंत आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा? प्रोसीड हो जाती है। तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि इसका रीजन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जरा ये समझिए कि जैसे आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नाम क्या दिया? पैराफिन्स। ठीक वैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। और उसको ओलिफिन्स बोलने के भी 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे? फर्स्ट वन इज ओलियम एंड सेकंड वन इज एफिन्स। एफिन्स का मतलब अभी बताया है क्या? एफिनिटी। एफिन्स का मतलब क्या होता है बेटा? एफिनिटी। एंड ओलियम के 2 मतलब है बेटा। एक तो पहला मतलब यही है कि दे आर हाई रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर हाई रिएक्टिव इन नेचर आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कि ओलियम का मतलब होता है बेटा ऑयली प्रोडक्ट्स। क्या होता है? ऑयली प्रोडक्ट्स। तो जितने भी आपको ऑयली प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई भी पेट्रोलियम डेरिवेटिव आप ले लीजिए, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ठीक है, जितने भी आपको मिलेंगे पेट्रोलियम डेरिवेटिव, वैसलीन हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, मैक्सिमम ऑयली प्रोडक्ट्स कंटेन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरह से हम लोग उनको देख करके भी बेटा क्या कर सकते हैं बेटा? ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से मिलता है प्योर ब्लू फ्लेम, ठीक वैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से मिलती है बेटा येलोइश फ्लेम। क्या मिलेगी? येलोइश फ्लेम। आप कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीजिए, ठीक है, पेट्रोल का कंबशन करा दीजिए, आपको कौन सी फ्लेम मिलने वाली है? येलोइश फ्लेम मिलेगी। एंड द प्रेजेंस ऑफ येलोइश फ्लेम shows the presence of
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एक ही एक्सेप्शन है बेटा, दैट इज केरोसिन ऑयल। अगर आप केरोसिन ऑयल को लैंप पे रख करके जलाते हो तो आपको क्या मिलेगी? ब्लू फ्लेम मिलेगी। इसके अलावा जितने भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेक करोगे, इनके कंप्लीट कंबशन से आपको क्या मिलती है बेटा? येलोइश फ्लेम मिलती है। क्या मिलेगी? येलोइश फ्लेम मिलेगी। अब अगर बात मल्टीपल बॉन्डिंग की है तो मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब डबल, ट्रिपल या फिर डबल एंड ट्रिपल दोनों। इसीलिए हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन से बेटा? हम लोग लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्कीन, एल्काइन एंड दोनों को ऐड कर दीजिए क्या? एल्कीनाइंस। कौन से? एल्कीनाइंस। ठीक है, क्या होते हैं एल्कीन्स, क्या होते हैं एल्काइंस और क्या होते हैं एल्कीनाइंस? ठीक है, जरा इसको देखते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले उसको कर लेते हैं रफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। कितना क्या था आपके पास कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन थे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कितनी तरह का हुआ है? 3 तरह का। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या है बेटा? एल्कीन्स आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which at least one carbon carbon double bond should be present। ऐसे आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां कम से कम कितने डबल बॉन्ड हो? एक। क्या कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? नहीं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कम से कम एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो along with कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज एल्कीन्स। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन्स। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन्स। एल्कीन्स हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n। अब चलो बच्चों एक बात बताओ, अगर एल्कीन बनने के लिए कम से कम एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड चाहिए और एक डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन कितने होने चाहिए? तो कभी भी जो आपके पास एल्कीन है उसका फर्स्ट मेंबर 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी 1 होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर कार्बन इकलौता हो गया तो डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? इसीलिए आपके पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सारे मिलेंगे उनका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 2 से। और अगर n की वैल्यू यहां 2 रखोगे तो क्या बनेगा? C2H4। n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बनेगा? C3H6। ठीक है, जैसे एल्केन का सफिक्स होता है n, वैसे ही एल्कीन का सफिक्स क्या होगा बेटा? क्या होगा? वेरी गुड, इन। तो हम लोग इनके नेमिंग में बाद में क्या ऐड करने वाले हैं? इन ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? यहां तक। सेकंड आपका कौन सा है? सेकंड वन इज एल्काइंस। सेकंड क्या है बेटा? एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which at least one carbon carbon triple bond is present along with carbon carbon single bond, not carbon carbon double bond, along with carbon carbon single bond and carbon hydrogen single bond are known as alkynes। जहां कम से कम एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड एक्सेप्टेड हैं, इसके अलावा किसी तरह की बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइंस। कोई एग्जांपल? बिल्कुल है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है? हाँ, हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइंस। क्या बोलेंगे? एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या है? दे हैव जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n-2। CnH2n-2। फिर से वही बात है, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए? 2। तो यहां पर भी n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है। तो पहला मेंबर कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। क्या आएगा फॉर्मूला? C2H2। n की वैल्यू 3 रखो, क्या बनेगा? C3H4। तो इस तरह से n की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए, आपको अलग अलग क्या मिलते जाएंगे बेटा? एल्काइंस के मेंबर मिलते जाएंगे। जैसे एल्कीन का सफिक्स है इन, वैसे एल्काइन का सफिक्स क्या होगा बेटा? आइन। क्या होगा बेटा? आइन। ठीक है, इनका सफिक्स क्या होगा? आइन। लास्ट आपका बचा है, और लास्ट आपका बेटा कौन सा क्लासिफिकेशन? दैट इज एल्कीनाइंस। क्या है बेटा? एल्कीनाइंस। तो जरा नाम को ही ध्यान से देखो, क्या क्या आपको दिखा है? हमको दिख रहा है सर इन। इन मींस द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर हमको दिख रहा है आइन, एंड आइन मींस द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीनाइंस। क्या बोलेंगे? एल्कीनाइंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। क्या आपके इस मॉलिक्यूल के पास एक कम से कम कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है? क्या कम से कम एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है? तो इसीलिए आपका ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम कहां रखेंगे बेटा? एल्कीनाइंस में रखेंगे। और इनकी नेमिंग जब बेसिक हम लोग हाइड्रोकार्बन की नेमिंग सीखेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो जरा एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which only carbon hydrogen bonds are atoms are present, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? दो तरह के, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही कॉमनली क्या बोलते हैं? एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? तीन। कौन कौन से? एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एल्कीनाइंस। आप बेटा चाहो तो इन सबको दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हो। कौन से? जैसे अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? पहले होंगे बेटा आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। कौन से होंगे? स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। और दूसरे आपके पास कौन से होंगे बेटा? ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। ठीक है ना? तो इस तरह से भी हम लोग जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कीनाइन हो गया या फिर एल्केन्स हो गया, सबको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक एग्जांपल जरा इसका देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन मतलब जैसे आपने यही लिखी CH3 CH2 CH2 एंड CH3। क्या आपके पास यहाँ किसी तरह की ब्रांचिंग दिख रही है? नहीं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं को लीनियर हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। ब्रांच्ड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या इस बार आपको यहाँ कोई ब्रांचिंग दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अगर क्या केवल और केवल सैचुरेटेड को ही स्टेट और हम लोग ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गए आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जरा एक बार बच्चों ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने अब तक क्लासिफिकेशन किसका किया है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो अब जरा फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। रब कर दे इसको, नोट कर लो बेटा, रब कर देना। आया यहां तक समझ में? ठीक, क्या क्या हुआ अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बर्जीलियस की थ्योरी में क्या क्या था, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कितनी तरह से कर सकते हैं, और अब क्लासिफिकेशन करना है बेटा किसका? अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। किसका? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चलिए लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे किसका? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो जितने भी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑल द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। कितनी तरह के बेटा? दो तरह के। कौन से? फर्स्ट वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन कौन से बेटा? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और सेकंड कौन से बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड कौन से बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो कह ये रहा बेटा कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, द वर्ड एरोमेटिक इज मेड अप ऑफ अरोमा। ये किससे मिलकर बना है बेटा? अरोमा से। और अरोमा का मतलब ही क्या होता है? अरोमा हैज द मीनिंग ऑफ प्लेजेंट स्मेल। कौन सी मीनिंग है बेटा? प्लेजेंट स्मेल। तो जितने भी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके पास कौन सी स्मेल है बेटा? प्लेजेंट स्मेल है। तो क्या सर हम लोग बार बार स्मेल करके चेक करेंगे कि कौन सा आपके पास एरोमेटिक है और कौन सा नहीं? नहीं, आपके पास एक बात समझिएगा बेटा कि कंपाउंड में एरोमेटिसिटी चेक करने का एक रूल है जिसको हम बोलते हैं हकल्स थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? हकल्स थ्योरी। और हकल्स थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जितने भी बेंजीन लिंक कंपाउंड्स होते हैं, जहां पर भी बेंजीन आपको दिखे और बेंजीन के डेरिवेटिव्स दिखे, जो बेंजीन से बन रहे हो, चाहे वो ब्रांचिंग से बने या आपस में कनेक्शन से बने, उनको हम क्या बोल देंगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए सर एग्जांपल बताइए कुछ। तो आप उसको तो पहचानते ही है, ये कौन सा बेटा? दिस इज वेरी गुड, बेंजीन। क्या है बेटा? ये बेंजीन। आप एक और दिन को चाहो तो कनेक्ट कर सकते हैं।
कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपके पास, दो बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर दीजिए। और आपको पता है कि बेंजीन में एडजेसेंट पोजीशन पर, ठीक है ना, या अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होंगे, पाई बॉन्ड्स। क्या होंगे बेटा, पाई बॉन्ड्स। तो जरा लगाओ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इस तरह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हम लोग बाद में सीखेंगे कि कॉन्जुगेशन कैसे पता करते हैं। अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर आपके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई सिग्मा पाई है या फिर बेंजीन रिंग का रिपीटेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या सर दो ही रिंग बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगी? बिल्कुल बन जाएगी, बनाते हैं। चलिए एक और रिंग को कनेक्ट कर दीजिए। ये रहा आपके पास फर्स्ट रिंग, ये हो गई बेटा आपके पास सेकेंड रिंग, और ये हो गई आपके पास थर्ड रिंग। तो चलिए कॉन्जुगेशन करें। चलो बताओ कहां से स्टार्ट करते हैं। रोड पाई सिग्मा, फिर पाई सिग्मा, और फिर पाई, पाई सिग्मा, फिर यहाँ पाई सिग्मा, यहाँ क्या पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो ये भी आपके पास कंपाउंड कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। चलो नाम लिख लेते हैं। सर इसका नाम क्या है, ये है बेटा नेफ्थलीन। क्या है बेटा, नेफ्थलीन। सर इसका नाम क्या है, इट इज एंथ्रासीन। ये क्या है, एंथ्रासीन। क्या सर हम लोग केवल इसी तरह से बेंजीन को कनेक्ट करेंगे और आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेंगे? नहीं, आप इस रिंग को इसके ऊपर भी लगा दीजिए। उसको क्या बोल देंगे सर, उसको बोल देंगे हम लोग फिनेंथ्रासीन। क्या बोलते हैं बेटा, फिनेंथ्रासीन। तो क्या हम लोग कंप्लीट कॉन्जुगेशन से कर पाएंगे, कर लेंगे ना। तो इस तरह से आपके पास चार एग्जांपल ऐसे हो गए। अच्छा सर ये बताइए कि क्या केवल बेंजीन के ही जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं? नहीं, क्या बेंजीन के अलावा भी दूसरे कंपाउंड मिलने वाले हैं? बिल्कुल मिलेंगे। चलिए नाइट्रोजन का ले लेते हैं। आप यहां पर लगा दीजिए बेटा नाइट्रोजन। ये हो गया आपका नाइट्रोजन का एग्जांपल। फिर से कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ये क्या है, क्या है बेटा, वेरी गुड, पिरिडीन। क्या है बेटा, पिरिडीन। ठीक है, क्या सर केवल 6 मेंबर रिंग ही आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सर 5 मेंबर रिंग मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए 5 मेंबर में यहां लगा दीजिए ऑक्सीजन। ये रहा पाई सिग्मा पाई, फिर से बना दीजिए। ये हो गया पाई सिग्मा पाई, और ये लोन पेयर भी चले जाते हैं कहां, कॉन्जुगेशन में। तो क्या सर ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। सर इसका नाम क्या है, इट इज फ्यूरेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, फ्यूरेन। क्या सर पेंटागोनल रिंग में केवल ऑक्सीजन ही आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन नहीं बनाएगा? वो भी बनाएगा सर। चलिए इसको बना लेते हैं। इस ऑक्सीजन की जगह पर लगा दीजिए बेटा नाइट्रोजन। ये रहा, ठीक है, ये पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये हो जाएगा पाई सिग्मा पाई, और इस लोन पेयर से भी क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो सर इसका नाम क्या है, इट इज पाइरोल। ये क्या है बेटा, पाइरोल है। क्या सर एक रिंग में केवल एक ही नाइट्रोजन हो सकता है और सारे कार्बन होने जरूरी है? बिल्कुल नहीं, एक से ज्यादा नाइट्रोजन भी लगा सकते हो आप, लगा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास नाइट्रोजन, यहां पर भी लगा देते हैं नाइट्रोजन। ये हो गई आपकी 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो चलिए कॉन्जुगेशन बना लीजिए, पाई सिग्मा सिग्मा पाई। क्या सर ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। इसका नाम सर क्या है, इट इज पिरिमिडीन। ये क्या है बेटा, पिरिमिडीन। ठीक है ना, तो इसका यूज हम लोग बाद में अच्छे से देखेंगे कि पिरिडीन, जब कभी भी हम न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, जब डीएनए और आरएनए पढ़ा जाएगा, तो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हम लोग पिरिमिडीन का यूज करेंगे वहां। ठीक है ना, तो क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट करते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हो गया आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जब बात आती है एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक नहीं है, या ऐसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जो बॉन्डिंग दिख रही है उसको हटा दीजिए अंदर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये इट इज साइक्लोहेक्सेन, 5 कार्बन की रिंग बना लीजिए बेटा, इट इज साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और बना लीजिए आप, ये ले लीजिए, आप यहां पर लगा दीजिए बेटा, एक और रिंग बनाते चले जाइए। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पास, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज साइक्लोहेप्टेन। तो इस तरह से आप चेन बनाते चले जाइए और आपका जो कंपाउंड होगा वो किसमें आ जाएगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, क्या सर एलिसाइक्लिक में कार्बन वाले ही मिलते हैं? ये सब नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर, वो भी मिलेंगे। बनाइए जरा फ्यूरेन को, देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटा दीजिए, हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये रहा ऑक्सीजन कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या है सर, ये है क्योंकि आपने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाया है ना, पाई बॉन्ड हटाया है, हाइड्रोजन लगाया है,
तो जब 4 हाइड्रोजन लगेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या है बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। दैट इज कॉमनली नोन एज THF। और आपको पता है ये क्या है? इट इज साइक्लिक ईथर। क्या है बेटा? साइक्लिक ईथर है। क्या सर पाइरोल का बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके भी डबल बॉन्ड हटा दीजिए वहां। ये रहे आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा सर? इट इज टेट्राहाइड्रोपाइरोल। इट इज टेट्राहाइड्रोपाइरोल। क्या सर जो एरोमेटिक नहीं होंगे उनको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं? क्या जो एरोमेटिक नहीं होंगे उनको एलिसाइक्लिक बोलेंगे? ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऑल द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर नॉट एरोमेटिक इन नेचर आर नोन एज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। क्या यहां तक बेटा आपको समझ में आया? ठीक। अब जितने भी एलिसाइक्लिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को हम बेटा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बेटा आपके पास होमोसाइक्लिक, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं बेटा हेटेरोसाइक्लिक। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होंगे हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मींस सेम और हेटेरो का मतलब क्या है बेटा? हेटेरो मींस डिफरेंट। तो जब कभी भी आपके पास कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा होगा जो सेम टाइप ऑफ एटम्स के कनेक्शन से कंप्लीट होता है, मतलब जो क्लोज रिंग में केवल और केवल सेम टाइप ऑफ एटम ही होगा, और ये सेम एटम कौन होगा? कार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को, ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। क्या सर ये एलिसाइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या सर ये होमोसाइक्लिक भी है? बिल्कुल है, क्योंकि सारे जगह पर क्या कनेक्ट है बेटा? कार्बन। क्या सर ये भी होमोसाइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या सर ये भी होमोसाइक्लिक है? बिल्कुल है। ये होमोसाइक्लिक है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कनेक्ट किया बेटा? ऑक्सीजन। और क्योंकि यहाँ कार्बन के अलावा दूसरा एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पाइरोल आपका THF भी बेटा क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोपाइरोल भी क्या है? THP जो आपके पास होगा दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? ठीक वैसा ही क्लासिफिकेशन यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से? एक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होंगे बेटा होमो और हेटेरो? वही, अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग है वो सेम एटम से है तो होमोसाइक्लिक, अगर कार्बन के अलावा दूसरे हैं या सेम एटम के अलावा दूसरे हैं तो कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक। तो चलो बताओ, बेंजीन क्या है? होमोसाइक्लिक। नैप्थलीन होमोसाइक्लिक। एंथ्रासीन होमोसाइक्लिक। पिरिडीन हेटेरोसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है। फ्यूरेन इज हेटेरोसाइक्लिक, पाइरोल इज हेटेरोसाइक्लिक, पिरिमिडीन इज हेटेरोसाइक्लिक। तो इस तरह से हम लोग बेटा इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और एक बात और, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स आपको बार-बार मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग बेंजीन के बेसिस पर भी एरोमेटिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा आपके पास बेंजेनॉइड्स। क्या होते हैं? बेंजेनॉइड्स। क्या है बेंजेनॉइड्स? बेंजेनॉइड्स आर दोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which either benzene is present or benzene's derivatives are present। बेंजीन है या बेंजीन के ही डेरिवेटिव हैं, चाहे वो एक उसके रेपिटेशन से बनते हो या इसकी ब्रांचिंग से बनते हो, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेंजेनॉइड्स। क्या बोलेंगे? बेंजेनॉइड्स। और जहां पर आपके पास बेंजीन रिंग नहीं होगी, जरा इधर देखो, क्या यहां कहीं आपको बेंजीन रिंग दिख रही है? ठीक है, तो ये सिर्फ हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन बेंजेनॉइड्स। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनॉइड्स। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। आया बच्चों यहां तक समझ में? ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नहीं, उससे पहले भी आपके पास था कौन सा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन कितनी तरह के? दो तरह के। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? तीन तरह के। कौन कौन से? एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एल्कीनाइंस। ठीक है। वैसे ही क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के? दो तरह के। कौन से? एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है उनको क्या बोलोगे? एलिसाइक्लिक। दोनों को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? दो पार्ट में। कौन से? होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ये भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। क्या इनमें से बेंजीन के बेसिस पर डिवीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा? बेंजेनॉइड्स एंड नॉन बेंजेनॉइड्स। तो इस तरह से बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन समझते हैं। आया समझ में? अब एक टॉपिक हमको और पढ़ना, और वो क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। किस तरह से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जरा देखते हैं, वो क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बच्चों हम दो तरह से रिप्रेजेंट जनरली करते हैं। कौन कौन से? एक होता है उसका 2D रिप्रेजेंटेशन, एक होगा उसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा बेटा क्या होगा उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बेटा बहुत जरूरी है। आपको पता भी है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक शो करते हैं। आप मीथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए और डीएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप कोई भी न्यूक्लिक एसिड उठा के देख लीजिए, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चाहे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हो, चाहे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, आपको उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से हम किस एटम को कौन सी पोजीशन पर रखेंगे, ताकि आप उसकी मैकेनिज्म को अच्छे से क्या कर पाओगे बेटा, समझ पाओगे। तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एटॉमिक मॉडल्स। क्या होते हैं बेटा? एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल क्या है? अच्छा एक बात और बेटा, अगर आपको ये नहीं पता है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट बहुत मिलने वाले हैं। अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाते हो, आप उसका स्ट्रक्चर नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, ज्योमेट्री नहीं पता है, बॉन्ड एंगल निकालने में दिक्कत है, प्लेनैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पता है, पोलैरिटी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको 100% ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे अपने लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, जो टॉपिक्स बॉन्डिंग के जिनका हम यूज करते हैं कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट है जिनको हम यूज करेंगे कहां पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको भी अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, और किस तरह से हम लोग आपके एटम्स को अरेंज करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और 2D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है, ये हम लोग जब कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, ठीक है ना, तब उसके ज्योमेट्री में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? 2D रिप्रेजेंटेशन। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अलग-अलग तरह का है, जिसमें से पहला आपके पास बेटा टाइप कौन सा है, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? कह रहा है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किसी तरह की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप केवल ये बताते हो कि उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन-कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन फार्मूला को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे बेटा कि हमको चाहिए ब्यूटेन, तो आप कोई बॉन्डिंग ना शो करो और इसकी जगह केवल और केवल आप लिख दीजिए कि इसका जो फार्मूला है दैट इज C4H10। तो क्या आपने किसी तरह की बॉन्डिंग शो की है? नहीं, आपने केवल ये बताया है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितने एटम है कार्बन के? 4। कितने एटम है हाइड्रोजन के? 10। क्या आपने इसके अलावा किसी तरह की बॉन्डिंग को शो किया है? नहीं। ऐसे रिप्रेजेंटेशन फार्मूला को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब इसकी बात क्या है कि नो केमिकल बॉन्ड्स आर शोन, किसी भी तरह के बॉन्ड को हम यहां रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट वन इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट कौन सा बेटा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर ये क्या होता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? CSF। क्या बोलते हैं? CSF। अगर आप किसी मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन में केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, इसके अलावा किसी तरह की बॉन्डिंग को शो नहीं करते हो, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन फार्मूला को हम क्या बोलते हैं बेटा? CSF। क्या बोलेंगे? CSF। फॉर एग्जांपल इसी ब्यूटेन की बात करते हैं। आप ब्यूटेन के बारे में लिखें कि इट हैज 4 कार्बन एटम्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। आपको भी पता है N is the suffix of alkane and alkanes are those saturated hydrocarbons in which carbon carbon single bond is present। तो ये है आपके पास कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 4। तो हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दीजिए वहां। एक बॉन्ड मतलब 3 फ्री है, 3 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड मतलब 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। क्या केवल और केवल आपने यहां कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है? हां। अब क्या इसके अलावा किसी तरह के बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन फार्मूला को क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आया बच्चों यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? नेक्स्ट आपके पास होगा बेटा दैट इज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक्सपेंडेड
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज कॉमनली नोन एज ESF। क्या बोलते हैं बेटा? ESF। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडेड? ओपन कर दीजिए इसको। जितने तरह के बॉन्ड हैं सब तरह के बॉन्ड को शो करिए, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स के बॉन्ड हैं सबको शो कर दीजिए। ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे इसी को देखो, कितने एटम्स थे? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कहां है? उनको भी शो कर दीजिए। सारे तरह के बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो क्या इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा? और ये हर जगह पर कौन प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोजन। तो इस तरह का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है 2D का, दैट इज बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन। कौन सा बेटा? बॉन्ड लाइन नोटेशन, व्हिच इज कॉमनली नेम्ड एज BLN। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? BLN। सर करना क्या है इसमें? कह रहा है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में बेटा हम लोग जिगजैग नोटेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जिगजैग नोटेशन यूज करेंगे। आप जितने भी एजेस पॉइंट होते हैं, कोने होते हैं, वहां क्या मान के चलोगे बेटा? कार्बन। तो अगर आपसे कोई कहे कि कोनों में ऐसा क्या है तो क्या बताओगे? कोने में क्या बेटा? कार्बन। कितने कार्बन है आपके पास? 4 कार्बन है, तो 4 एजेस बना दीजिए। तो 1 2 3 4। क्या सर हम ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं, आप इस तरह से बना दीजिए 1 2 3 4। क्या आप सर ऐसे ही बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप ऐसे बना दीजिए 1 2 3 4। जितने भी तरह से आप बना सकते हो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल द एजेस इन BLN रिप्रेजेंटेशन शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। यहां पर कौन है बेटा? कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कहां गए? तो कह रहा है इस बैलेंसी को पूरा करने के लिए जितने हाइड्रोजन होंगे उनका नंबर कैसा बेटा? अंडरस्टूड है। सिंगल बॉन्ड है तो कितने बचे होंगे? 3 हाइड्रोजन यहां है। 2 सिंगल बॉन्ड है, कितने बचे? 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां है। 2 सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहां। 1 कार्बन मतलब 1 सिंगल बॉन्ड कितना? 3 हाइड्रोजन। क्या सर केवल सिंगल बॉन्ड ही हो सकते हैं? नहीं, डबल बॉन्ड ही होगी सर क्या करेंगे? एक लाइन और ऊपर खींच देंगे। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 2 लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कार्बन के अलावा दूसरे एटम हुए तो हम उसको शो कर देंगे। तो इस तरह से बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज किया जाता है। तो टोटल 2D में हम 4 रिप्रेजेंटेशन फार्मूला का यूज करते हैं। क्या सर इसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन फार्मूला नहीं है? बिल्कुल है। इसके अलावा भी हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूलास पढ़ेंगे, चाहे वो विसल प्रोजेक्शन फार्मूला हो, ठीक है ना, चाहे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला हो, चाहे सॉवर्ट्स हो, हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जनरल आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन फार्मूला है 2D के, वो कौन-कौन से हैं? 4 तरह के हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बच्चों यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग जरा और देख लेते हैं कि कुछ BLN के स्ट्रक्चर लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं बेटा किसमें? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में। किसको कन्वर्ट करते हैं बेटा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में। क्या यहां तक बेटा कोई दिक्कत है? ठीक, तो जरा कुछ क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। सर क्या हम लोग प्रेजेंट डैश नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पहले पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और वहां पर आपको पढ़ाऊंगा क्या? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज प्रेजेंट डैश। ठीक है, जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल दिया है बेटा, इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनकी नेमिंग में बेटा हम लोग सीखेंगे क्या सर? ये जो आपके पास फॉर्मूलास दिख रहे हैं वो इतने टफ होके आएंगे? सर बेटा टफ नहीं है, आपको बस इनको ऑब्जर्व करना है कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से है। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लेते हो तो आपके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? आसान होती जाएगी। तो किसी भी टॉपिक को स्किप मत करिएगा। जैसे जैसे बेटा अपनी सीरीज आगे बढ़ेगी उसी हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम वो क्या होगी? खत्म होगी। और जैसे ही आपके पास बेसिक प्रॉब्लम खत्म होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने केमिस्ट्री में इतना अच्छा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना इतना अच्छा बेस बना लिया है कि अब आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के क्या हो गए हो बेटा? पॉसिबल, या उसके लिए एलिजिबल हो गए हो। ठीक है ना। अब जरा आगे समझते हैं। एक दो मॉलिक्यूल और लेते हैं बेटा। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, ऐसा भी स्ट्रक्चर आप बनाते चले जाइए। ठीक है ना। कुछ ऐसा भी रहा आपके पास स्ट्रक्चर। जैसा ओपन चेन नहीं बन सकता है, क्लोज चेन नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना दीजिए। जो आपकी मर्जी बनाए बनाते चले जाइए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी एजेस हैं वहां कौन है बेटा? कार्बन है। ठीक है। चलो एक दो जरा मैं बना लेता हूं। फर्स्ट और लास्ट वाला बनाऊंगा और ये दोनों आपके लिए क्या है? होमवर्क। क्या होगा बेटा? होमवर्क। आपको उसको करना है और देखना है कि क्या आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे बनाएंगे सर। चेक करिए बेटा कि एजेस कितने हैं।
1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन हो गए बेटा 1 2 3 4 5। क्या सर हमको उसी डिजाइन में बनाना है? बिल्कुल नहीं, आप चाहो तो स्टेप सेट बना लीजिए, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे उसी डिजाइन में बनाएंगे और बाद में इसको स्टेट करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जरा इधर पे देखो 1 and 2 1 and 2 1 and 2 1 and 2। क्या कार्बन के अलावा सर हाइड्रोजन शो करते हैं? शो कर देते हैं। 1 कार्बन मींस 3 हाइड्रोजन, 1 + 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑल बॉन्डिंग ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 CH2 1 CH3 1 2 CH3 CH2 1 CH3 1 2 CH2 and 1 CH3। आया बच्चों समझ में? इस तरह से आपको पहले कार्बन शो करने हैं और बाद में उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जितने हाइड्रोजन होंगे उनको आप लगा देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जरा डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं बेटा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग है और यहाँ पर मान लेते हैं डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, इसके क्या कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम नहीं हो सकता है? चलिए यहाँ ऑक्सीजन भी मान लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास। इसको जरा कन्वर्ट करते हैं, कैसे करोगे? कार्बन काउंट करिए 1 2 3, पहले तो 3 कार्बन बनाइए 1 2 3। इस थर्ड वाले कार्बन से एक कार्बन इधर है, ये रहा, 2 कार्बन इधर है 1 2, ये पूरी की पूरी एक कार्बन की रिंग है, ये रही कार्बन 1 2 3, यहाँ ऑक्सीजन, फिर से कार्बन और ये रही। सही बेटा, इस तरह से हम लोगों ने इसमें कार्बन को रिप्रेजेंट किया है। जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पर सर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बना लिया। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब चलिए वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते हैं। 1 + 3 4 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 2 1 + 1 2, कितने बचे? 2 1 3 1 2 3 4 ऑल द वैलेंसी सेटिस्फाइड। 1 2 3 4 सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, छोड़ दीजिए। 1 2 CH2 1 2 CH2। सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्या 2 बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने? बिल्कुल बनाया है, छोड़ दीजिए। 1 + 1 2 CH2 1 2 3 CH। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, Bl को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? इसमें CSF में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वाला और ये वाला आपके लिए बेटा वर्क है, आप इसको कंप्लीट करिएगा और देखिएगा कि क्या आप Bl को CSF में कन्वर्ट कर पाते हो। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था बेटा किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो वो क्या हो गया बेटा आज कंप्लीट। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कितनी तरह से? 4 तरह से। कौन कौन से? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, या उससे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला और लास्ट में आपने क्या पढ़ा बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन या रिप्रेजेंटेशन वाला पोर्शन था वो क्या हो गया बेटा कंप्लीट। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा और इसी तरह से बेटा चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपके जो ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या कराएंगे बेटा, पिलर की तरह मजबूत बना देंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।